तो ये एक चार्ट है। अ, ये चार्ट है हमारा सीएमएस का, हेडलेस सीएमएस। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई सीएमएस है क्या। सीएमएस स्टैंड फॉर कंटेंट और सीएमएस यूज कहाँ। अच्छा, दो तरह के सीएमएस हैं। जैसे एक है वर्डप्रेस, वो भी एक तरह का सीएमएस है कि वो आपका कंटेंट मैनेज कर रहा है। और कुछ सीएमएस है जो हेडलेस सीएमएस कहलाते हैं। सीएमएस का मतलब है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो आपके कंटेंट को मैनेज कर रहा है। अब कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने दो, एक जो चीज़ शुरुआत से सुनते आ रहे हैं वो है डेटाबेस। डेटाबेस में हमारा सारा डाटा या कंटेंट स्टोर है, वहाँ से हम लोग फेच करते हैं और यूज़र को शो करवा देते हैं एंड सो ऑन। तो जब हमारा डेटाबेस में डाटा स्टोर हो रहा था तो हमें सीएमएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सीएमएस हमारा उस वक्त काम आता है कि जब हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई डाटा शो करना है या डाटा चेंज करना है, डाटा डिस्प्ले करते वक्त, पर बहुत देर बाद चेंज करना है। तो अक्सर वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा स्टैटिक वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक स्टैटिक वेबसाइट और सारा स्टैटिक डाटा मौजूद है, लेकिन इसमें अगर उन्हें कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ चेंज करनी है, या अक्सर कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो अपना लोगो इंडिपेंडेंस डे पे ग्रीन और वाइट कलर का कर देती हैं, फ्लैग के कलर्स का, या कोई थोड़ी बहुत एक लाइन ऐड कर देती हैं, या अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है तो उसका एक बैनर लगा देना है। तो अब अगर इतने इतने काम के लिए वो डिवेलपर को बुला रहे हैं, अगर वो उन्हें इमेज का वो फ्लैग चेंज करना है तो उन्हें इमेज का सोर्स चेंज करना पड़ेगा। अब अगर उन्हें इमेज का सोर्स चेंज करना है, वो डिवेलपर का काम है कि वो उसका इमेज का सोर्स को चेंज करे और वेबसाइट को नई को डिप्लॉय करे। फिर वो 2 दिन बाद जब इंडिपेंडेंस डे गुजर गया, जो छुट्टियां थी वो उसके गुजर गई, फिर वो उसको बुला रहे हैं कि भाई अब पुराना लोगो ही लगा दो। या अगर कोई लाइन वो ऐड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से रिलेटेड या किसी एक स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड, तो वो एक दफ़ा डेवलपर को बुला रहे हैं ऐड करने के लिए, फिर दोबारा बुला रहे हैं रिमूव करने के लिए। तो एक तो कॉस्ट भी बढ़ रही है और डेवलपर इतने छोटे काम के लिए आते भी नहीं है, वो अच्छे खासे चार्ज करेंगे। तो इस तरह के कामों के लिए कि जो करना तो हमें चेंज करना है, लेकिन चेंज करने की फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी है, ये बहुत देर बाद हमें चेंज करना है। ये चेंज करना है भी या नहीं अभी हमें कंफर्म नहीं, वहां पर हम लोग सीएमएस को यूज करते हैं। जहां पर हमें बहुत ज्यादा डाटा को रैपिडली चेंज करना है, बार बार हमारा डाटा जो चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, वहां पर हम लोग डेटाबेस यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट बनाई है, उस ई कॉमर्स प्रोडक्ट दो तरह की है। एक है दराज लाइक प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हर बंदा आके अपना स्टोर बना सकता है और अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। एक है ब्रांड का, जैसे ज़ारा एक ब्रांड है तो उसकी अपनी एक वेबसाइट है, H&M है, आउटफिटर्स है एंड सो ऑन। इसी तरह हर ब्रांड की भी अपनी अवेलेबल है और जो दराज लाइक प्लेटफॉर्म। अब जो हमारा ब्रांड का है, अब ब्रांड के पास चंद एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है जो सूट बना रहा है, तो उसे पता है कि भाई मैं ये 3-4 कैटेगरीज में सूट बना रहा हूँ। सिंपल है, प्रिंस कोट है, और 2 पीस एंड 3 पीस या टेक्स सूट हो। तो उसके पास उसे पता है कि मेरे पास चंद एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, मुझे इन प्रोडक्ट्स को बार बार चेंज नहीं करना। तो मतलब अगर मेरे पास ब्लैक पेंट कोट है तो वो ब्लैक पेंट कोट है, उसकी स्पेसिफिकेशन मुझे बार बार चेंज नहीं करनी, वो तकरीबन सेम ही रहेंगी। साइज़ वगैरह है वो थोड़े बहुत चेंज करने पड़ सकते हैं, या और प्रोडक्ट्स तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन चेंज नहीं करना मुझे बार बार। तो
इस तरह के केसेस में फिर वो CMS को यूज करते हैं। लेकिन अब जो बंदा आके उस वेबसाइट पे ऑर्डर कर रहा है, बंदा आया वो ऑर्डर कर रहा है, अब वो ऑर्डर करते वक्त पहले कार्ड में ऐड कर रहा है, कार्ड में ऐड करते साथ ही वो थोड़ी देर बाद आके अपना क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट कर देता है। विद इन 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स वो एक 2 पीस बाय कर रहा है। तो डेटाबेस में डाटा जा भी रहा है, डिलीट भी हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है, जब कोई बंदा बाय कर रहा है तो एक ही बंदा नहीं बाय कर रहा, मल्टीपल लोग बाय कर रहे हैं। अगर डेटाबेस में इस तरह से फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो हम लोग डेटाबेस यूज करें। अब नॉर्मली हर काम के लिए ही डेटाबेस यूज कर रहे थे, चाहे फ्रीक्वेंट चाहे नॉन फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट और नॉन फ्रीक्वेंट का डेटाबेस को यूज करते वक्त हमें, जब डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हमें उसका एक एडमिन पैनल बनाना पड़ता है। एडमिन पैनल का मतलब क्या है कि जहां से वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर, या एक वो कंटेंट को ऐड कर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इस इमेज को डायनेमिक रखना है तो हमारे पास एक इनपुट होनी चाहिए जहां पर हम लोग पिक्चर ऐड करेंगे और वो पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी। और जो पिक्चर हम लोग ऐड करेंगे उसको डिलीट करने का ऑप्शन भी हो ताकि नई पिक्चर लगा सकें, एडिट करने का ऑप्शन भी हो। तो हमें जब एक पिक्चर लगानी है तो हमें पूरा क्रेड लगाना पड़ेगा कि हम पिक्चर को पहले ऐड कर सकें डेटाबेस में, फिर डेटाबेस से रीड करके वेबसाइट पे शो करें, फिर उसको डिलीट करके या अपडेट करके दूसरी पिक्चर लगा सकें। इसी तरह अगर हमें एक लाइन लिखनी है कोई चेंज करने के लिए तो हमें उसका भी पूरा क्रेड ऑपरेशन बनाना पड़ेगा, कि सारी APIs बनानी पड़ेंगी डेटाबेस में डाटा ऐड करने की, डिलीट करने की, अपडेट करने की एंड सो ऑन। अब इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारे डेवलपर्स ने क्या किया कि एक CMS बना दिया। CMS क्या काम करता है, वो कहते हैं कि भाई हम लोग आपका जो ऐसा डाटा है जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा, उस डाटा को मैनेज करने के लिए हम आपको बना बनाया एक बैकएंड देंगे, उसका फ्रंट एंड भी आपको बना बनाया मिले। मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर हम APIs बना रहे हैं डाटा ऐड करने की, डाटा डिलीट करने की, तो हमें फ्रंट एंड भी बनाना पड़ेगा, इनपुट बनानी पड़ेगी, फिर उस इनपुट से स्टेट में डाटा लेके जाना, स्टेट से सर्वर, सर्वर से डेटाबेस, फिर डेटाबेस से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट साइड पे रेंडर करवाना, और इसी तरह फिर अपडेशन का और डिलीशन का प्रोसेस चल रहा है। CMS क्या कहता है, CMS कहता है कि ये चीज़ें आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। जो डाटा आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा और चंद एक स्पेसिफाइड यूज़र ने चेंज करना, मतलब आप लोगों के एडमिन्स ने चेंज करना है डाटा, वो डाटा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं अपडेट, डिलीट या जो भी आप लोगों को करना है वो मैं खुद ही वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दूँ। तो मुझे अपडेट करना है, डिलीट करना है, डाटा पब्लिश करना है, डाटा चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली मैं करके दूंगा। फ्रंट एंड भी बना होगा, बैक एंड भी बना होगा। लेकिन अगर आप लोगों को डाटा डायनेमिकली चेंज करना है या ज़्यादा यूजर्स आके चेंज कर, जैसे अगर मेरा एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल अबू रेरा के नाम से क्लॉथ्स का, तो उसमें मेरे चंद एक, मैं या मेरे जो मैनेजर हायर किए हैं जो मेरी वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे हैं, वही लोग प्रोडक्ट्स को लिस्ट अप करें, लिस्ट डाउन करेंगे। लेकिन क्या मेरे पास बायर्स भी 3-4 ही हैं? बायर्स ब्रांड के ज़्यादा हो सकते हैं, हंड्रेड्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड में हो सकते हैं। जब इस तरह हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आएंगे तो वो काम डेटाबेस के साथ हो। लेकिन अगर हमें डाटा ऐड करना है, वो CMS में चंद एक यूजर्स को अलाउ करता है। Shopify भी CMS। अच्छा, CMS की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ हैं स्टेटफुल CMS जिसे हम बोलते हैं, और कुछ हैं हेडलेस CMS। हेडलेस CMS का मतलब ये है कि आपको बैकएंड मिलेगा और उसका जो फ्रंट एंड है वो आपकी टेक्नोलॉजी में आके मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बैकएंड और फ्रंट एंड की टेंशन नहीं लेनी, वो ऑटोमेटिकली आपका मर्ज हो जाए। जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो उसी टेक्नोलॉजी में आपका मर्ज हो जाए। या अगर हम लोग उसका फ्रंट एंड बना रहे हैं तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन से सेपरेट हो। लेकिन जहां पर आपको कंटेंट डिस्प्ले करवाना है
एक तो है कि कंटेंट ऐड करने के लिए अलग से पेज होगा, उसके अंदर इनपुट्स बने हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें बनी हैं। एक है जहाँ पर पेज डिस्प्ले करवाना, दिखा देता हूँ, एजुमेट, ये पेज है जहाँ पर हमें कंटेंट डिस्प्ले करवाना। इसी तरह ये वो पेज है जहाँ से हमें कंटेंट ऐड करना। होम पेज, ये उसका एडमिन डैशबोर्ड जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर अब एक इनपुट बनाई हुई है हीरो टाइटल की, ये वही हीरो टाइटल है यहाँ पर डिस्प्ले हो। लॉन्च योर डेव करियर विद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विद PIAS। फिर उसके बाद आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर ये इमेज, ये वाली, फिर इंट्रो के सेक्शन पे वीडियो आपको शो करवानी है या नहीं करवानी, और अगर करवानी है तो मेंशन करो कौन सी करवानी है, इंट्रोडक्शन और ये वीडियो। अब अगर मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, मैंने अपडेट कर दिया, अब मेरे पास फ़ौरन ही ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश का। पब्लिश किया, डॉक्यूमेंट वाज पब्लिश्ड, और अगर इसे मैं टेस्ट कर, वीडियो का, अब जो ऐड करना है ये बना हुआ है सारा रिएक्ट में, लेकिन जहां मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वो नेक्स्ट जेएस में और वो सर्वर साइड है सारा। हेडलेस का मतलब ये है कि जहां पर आपको कंटेंट डिस्प्ले करना है ना, उस चीज के लिए आपको फिक्स कोई नहीं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाके किसी भी टेक्नोलॉजी में अपना कंटेंट शो कर सकते। जो स्टेटफुल CMS है जैसे वर्डप्रेस है, वो कहता है फ्रंट एंड भी हमारा, ऐड करने वाला एडमिन डैशबोर्ड भी हमारा, डेटाबेस भी हमारा। इसी तरह यहाँ पर बाकी सारे चीज़ें लिस्ट। ये यूज़ किया हुआ सैनिटी, सैनिटी आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और कंटेंटफुल का डैशबोर्ड कंटेंटफुल पर है। ये आप लोगों को, अब सैनिटी का जो डैशबोर्ड है वो हमारी डोमेन के साथ ही अटैच हो जाता है, edumate-test.versal.app। और एक और CMS है कंटेंटफुल के नाम से, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ाया था। अच्छा, इस G2 ग्रिड को भी अगर देखें, मीनवाइल वो लोड हो रहा है पेज, इस वक्त जो टॉप पर जा रहे हैं वो जा रहा है सैनिटी या कंटेंटफुल। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ाया था कंटेंटफुल ऊपर था, अभी सैनिटी ऊपर, रीडर्स में जो आ इनका काफ़ी हद तक टीयर फ्री मिल जाता है और कुछ हिस्सा पेड, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। MS अच्छा, अब कंटेंटफुल, कंटेंटफुल के आगे मैंने देखा कि भाई मैंने कौन कौन सी सर्विसेज बनाई हुई थी और फील्ड्स कौन कौन सी हैं सर्विस के। ये मैंने कंटेंटफुल बनाया। अब कंटेंटफुल के बाद ये भी जिस तरह डेटाबेस में टेबल्स बनते हैं उसी तरह काम कर रहा है, लेकिन ये बैकएंड पे वर्क कैसे करता है कि एक टेबल बन जाता है,
उस टेबल के अंदर हम लोग कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ एक कॉलम आ गया नेम का, डिस्क्रिप्शन और इमेज आ गई। फॉर इसी तरह यहाँ पर फिर रोज बनेगी, एक, दो और तीन रोज बन, मल्टीपल रोज बना सकते हैं, मैंने अभी सिर्फ समझाने के। अब यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाया है वो बनाया है सर्विसेज के नाम से। कंटेंट टाइप सर्विसेज के नाम से टेबल बना हुआ है। अब उस सर्विसेज के अंदर दो कंटेंट मौजूद है, मतलब दो रोज मौजूद। अब उसको अगर मैं करूंगा कि मेरे पास आ कंटेंटफुल और सैनिटी में जो मेजर डिफरेंस है, ऑब्वियसली बात है, माइनर तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ गए, प्राइसिंग में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं वो भी डिफरेंस है, लेकिन मेजर जो डिफरेंस है कि कंटेंटफुल का जो डैशबोर्ड है वो कंटेंटफुल की वेबसाइट के साथ अटैच है, और सैनिटी का जो डैशबोर्ड है वो आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो। तो अगर हमें एक सीधा सीधा रट्टा लगाना है तो वो ये है कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा डोमेन चीज़ें याद रखना मुश्किल है, या वो इतना टेक हैवी बंदा नहीं है, तो उसको हम इसी डोमेन वाला अटैच कर देते हैं कि भाई आप अपनी डोमेन, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर था एजुमेट डॉट टेस्ट, सॉरी, एजुमेट हाइफन वर्सल डॉट ऐप स्लैश एडमिन पर जाऊँगा तो मैं स्लैश एडमिन, तो मेरे पास ये जो मेरा डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा टेक हैवी नहीं है तो उसे हम कहते हैं भाई आप स्लैश एडमिन वाला यूज़ कर लो, हम उसे ये यूज़ कर देते। और ज़्यादा आसान करना है तो फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा जो वो कह रहे। बिल्कुल, मतलब ऐसे है ना कि अगर कोई बंदा टेक्स्ट अभी नहीं है, वो कह रहा है कंटेंटफुल, इतना मसला समझाते हैं भाई कंटेंटफुल आपके लिए चलाना मुश्किल है, हमें तो कोई मसला नहीं, हमारे लिए कोड वहाँ भी उतना ही है, कोड तकरीबन यहाँ भी उतना ही। साइन आउट और CMS इम्प्लीमेंट करेंगे। हम तो डेवलपर हैं। तब अगर कोई बंदा फ्रीलांस करना चाहे तो करना चाहे, या कोई अपनी प्रोडक्ट, तब ऐसे है ना कि जैसे VPS पे तो मेरा ख्याल कॉस्ट नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप वर्सल पे जाओ तो बार बार डिप्लॉय कर रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट है। मेरे ख्याल उन्होंने 100 फ्री की है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार बार डिप्लॉय करो तो आपको डिप्लॉइंग की भी कॉस्ट पड़ती है, इससे भी बचना है। और हमारा जैसे उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे है कि हम लोग तो एज ए डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली एक सर्टेन लेवल के बाद हमारी प्रोडक्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि हम चेंज नहीं करते। तब चेंज इस तरह नहीं करते, वो फिर डेवलपर्स की बजाय हम लोगों ने वो ऑपरेटर्स बिठाए होते हैं जो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर डेवलपर हायर करेंगे तो डेवलपर महंगा पड़ेगा, ऑपरेटर हायर करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसने ऑपरेटर ने डाटा एंट्री वाला काम करना है और डेवलपर ने तो फिर कोड करना है। और यहाँ से गिटहब करूँगा तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा गिटहब के साथ, और तो वो आ जाए। अगर मैं किसी और के साथ करना हूँ तो वो मुझे नहीं शो करेगा। अच्छा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हम लोग सैनिटी पढ़ते हैं क्योंकि सैनिटी इस वक्त टॉप पर जा रहे हैं। सैनिटी पढ़ने के लिए सैनिटी डॉक्स, वेलकम टू सैनिटी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये जिसने भी करना है तो हम भी ऐसे करते हैं कि जो भी आ जाए डॉक्स पढ़ते जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। सैनिटी स्टूडियो, कंटेंट लेक और
सेवेंटी वालों ने हमें दिया हुआ है सम टाइम वी जस्ट नीड अ ब्लॉग। जैसे अगर आपका क्वेश्चन, अगर हमें ब्लॉग एप्लीकेशन बनानी, CMS लगा लेंगे सिर्फ, हमें तो CMS इम्प्लीमेंट करना है, ऐड डिलीट वाली फंक्शनलिटी को नहीं देखना है। काइंड ऑफ तो 70 वालों की वेबसाइट पे गए, हाउ टू मेक अ ब्लॉग एप्लीकेशन नेक्स्ट जेएस रिएक्ट एंड। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी सैनिटी कर लें। मैंने अपने जहाँ पर मेरा नेक्स्ट जेएस का फोल्डर था, वहाँ जाके उसका वो क्रिएट किया। यस, मैं खुद भी बना सकता हूँ। नहीं, अपनी भी आसानी देख रहे हैं ना। अच्छा, इसमें हम अपनी भी आसानी देख रहे हैं ना, कि अगर हमें यूज़र की हर किसी चीज़ के लिए फ्रंट एंड बैक एंड बनाना पड़ रहा है, API लिखनी पड़ रही है, को डिज़ाइन करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिव करना पड़ रहा है, की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और बिल्कुल चेंज कर। तो तीसरा अच्छा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पड़े हैं, वो करना है या न्यू बनाना है। मैं लॉगिन टाइप कोई भी कर लें आप, गिटअप कर लें। तो मेरा गिटअप के साथ लॉगिन है, तो ऑलरेडी मुझसे नहीं पूछा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का नेम दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैच 60। अच्छा, ये कमांड हमने वहाँ पर चलानी है जहाँ पर हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, पैकेज जेसन फाइल है। यूज द डिफॉल्ट डाटा सेट कन्फिग्रेशन। यस, डाटा सेट। अब अगर हमारी वहाँ पर नहीं होगी, जहाँ पर हमारी पैकेज जेसन फाइल है, किसी और फोल्डर में होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हमें आएगा। वुड यू लाइक टू ऐड कन्फिग्रेशन फाइल फॉर सैनिटी प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट जेएस फोल्डर। ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर देगा हमारे नेक्स्ट जेएस को सैनिटी के साथ। अगर हम ये काम नहीं करते, फिर हमें सारा कुछ मैन्युअली करना पड़ता। मैं कहता हूँ जी यस, आई वांट टू कॉन्फ़िगर। डू यू वांट टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जेएस टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, तो यस। बेड सैनिटी स्टूडियो, यस। और जैसे वहाँ पर हम लोगों ने किया था स्लैश एडमिन पर, तो यहाँ पर आप कहाँ पे करना चाह रहे हो? बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लैश स्टूडियो दे रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल हमने एडमिन का एक पहले राउट बनाया हुआ है, तो मैं स्लैश स्टूडियो ही रहने दिया। अच्छा जी, ब्लॉग स्कीमा या बाय डिफ़ॉल्ट क्लीन प्रोजेक्ट। मैं अभी के लिए क्लीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने शुरू से स्कीमास कैसे डिफाइन करना। अच्छा जी, वुड यू लाइक टू ऐड द प्रोजेक्ट आईडी एंड डाटा सेट टू योर ENB फाइल। यस। अब उसने ऑटोमेटिकली सैनिटी CLITS सैनिटी कन्फिग, और उसके बाद सोर्स में सैनिटी का पूरा फोल्डर बना के, कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ऑटोमेटिकली कर। कैसे कि जब मैंने नेक्स्ट जेएस फोल्डर के अंदर वो कमांड एग्जीक्यूट की,
कौन सी, npm create sanity @latest। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन टू configuration files for sanity studio in your next.js folder, yes, do you want to use typescript, yes। सारी चीज़ें करने के बाद अब वो ऐड कर, ये अभी इसी प्रोजेक्ट में। अगर हम लोग ग्लोबली कर लें तो, अच्छा, ग्लोबली करने का नुकसान ये है कि जब हम अपनी वेबसाइट का बिल्ड बना के डिप्लॉय करेंगे, बिल्ड बनाना है तो बिल्ड बनता है उसी फोल्डर का। जैसे अगर मैं अभी इसी वेबसाइट का बिल्ड बना के डिप्लॉय करूं तो वो क्लास 1 फोल्डर का बिल्ड बनेगा। तो जो जो क्लास 1 के नोड मॉड्यूल्स में पड़ी है वही बिल्ड में आए। हाँ, मतलब वो आगे राउट्स इसी में आएंगे, राउट्स इसी में आएंगे। मेन कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई इमेज, फॉर एग्जांपल इमेज का हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे लगाते हैं, डॉट स्लैश डॉट 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 करके। अब अगर इमेज मेरे डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है और मैंने यहाँ पे डॉट स्लैश करके वो कनेक्ट कर दी, लेकिन बिल्ड करके मैंने जब बनाया, अब सर्वर के डाउनलोड फोल्डर में वो इमेज नहीं पड़ी तो वो नहीं आई। अच्छा, रिसेंटली में हमारे पास सारी चीज़ें कन्फिगर हो गई। अच्छा, सबसे पहले तो ईएनवी, ईएनवी में उन्होंने पूछा है कि डाटा सेट आप लोगों ने प्रोडक्शन यूज़ करना है या डेवलपमेंट यूज़ करना है। अच्छा, दो तरह का डाटा सेट होता है, प्रोडक्शन या डेवलपमेंट, जो हमें फ्री में मिलता है, और पेड में तो हम मल्टीपल डाटा सेट ले सकते हैं। अब दो अलग अलग डाटा सेट रखने की क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि अभी ब्रेक में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई जूनियर डेवलपर आता है और वो गलती से कमांड चला देता है डिलीट ऑल की। फॉर एग्जांपल, अगर अमेजोन मुझे कोई ऑर्डर दे रहा है कि भाई आप ना यूज़र की प्रोफाइल डिलीट करने की क्वेरी बनाओ, वो क्वेरी कुछ बनती है एसक्यूएल में ऐसे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू। अब अगर मैं वेयर वाली कमांड लगाना भूल गया तो वो पूरा टेबल ही उड़ा देगा। इसलिए दो डाटा सेट हम लोग रखते हैं, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का, कि जब कोई डेवलपर काम कर रहा है तो वो डेवलपमेंट में काम करे। अगर खुदा ना खास्ता जान के या गलती से चल जाए तो उनकी प्रोडक्शन वाली एप्लीकेशन चलती रहे। क्या अगर डेवलपमेंट करते हुए उसने डेवलपमेंट करके उसे पब्लिश कर दिया, टेस्टर ने टेस्ट किया तो गलती आ गई, वो दोबारा से सेट करने गया, अब अगर वो प्रोडक्शन में चली गई तो वो सारों के पास वो गलती चली गई। उन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम लोग डेवलपमेंट का डाटा स्ट्रक्चर, डाटा सेट यूज़ करते हैं। और ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है जो सैनिटी के ऊपर, यानी जो सैनिटी का डाटा सेट है ना, सैनिटी के पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, 5-6 मेरे हैं, कोई हर डेवलपर के, मतलब जिस जिस डेवलपर ने वो प्रोजेक्ट बनाया हर डेवलपर के बने हैं, तो कोई एक यूनिक आईडी असाइन करनी थी, तो ये वो यूनिक आईडी है जो मेरे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए उसने की। फिर उसके बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा फाइल बनी सैनिटी कन्फिग की, उसने डिफरेंट जो टूल्स हैं वो कन्फिग कर दिए, कन्फिगर करते हैं। अब ये क्या क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके बाद सोर्स में सैनिटी, सैनिटी के अंदर env.ts। अब वो यहाँ पर env से वैल्यू गेट कर, process.env
और वहाँ से वैल्यू गेट कर रहा है। अगर मिसिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो वो उसको एरर दे रहा है, वरना उसकी वैल्यू सेट कर env.ts। एजर्ट का एक फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर वैल्यू इज इक्वल टू अनडिफाइन है तो वो मैसेज एरर मैसेज कर देगा, वरना वो वैल्यू असाइन कर। वैल्यू कहाँ पर है? प्रोसेस डॉट env में, और एरर मैसेज ये रहा। फिर उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई बैकएंड पे टेबल बने होते हैं, उन टेबल के अंदर रोज है। अब क्योंकि हमारे होम पेज कितने हैं? एक। तो मुझे उसका स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन करना पड़ा कि यहां पर एक ही रो बन सके, मल्टीपल रोज का ऑप्शन ही ना, क्योंकि होम पेज एक है। होम पेज के अगर मल्टीपल बना दूंगा तो वो मल्टीपल फैच करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सेज एक से ज़्यादा एक ऑफर कर सकता है, तो यहाँ पर 4 पेजेस आ गए या 4 रोज आ गई, उन चारों में से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन होम पेज तो एक ही है, एक वेबसाइट का एक ही होम पेज है। तो उस होम पेज के लिए मैंने उसका स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन किया है कि एक ही बने, दूसरे का ऑप्शन ही ना है। तो इस चीज़ इन कामों के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर की फाइल है, अगर हमें एक ही बनाना है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास स्कीमा टाइप्स। उसमें env, ये जो सॉरी index.ts जो आपके स्कीमाज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। स्कीमा का मतलब है कि जो आप इनपुट बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगी। और उसके बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ जो उसके फंक्शन हैं, क्लाइंट क्रिएट करने का, जो डाटा फैच करने के लिए हमारे पास काम आएंगे। और एक है इमेज का, इमेज के लिए यूआरएल बिल्ड, जो उसके यूटिलिटीज़ में रिक्वायर्ड है सैनिटी के। फिर सैनिटी अपने डाटा को यूज़ करके यूआरएल बिल्ड करता है और फिर उस यूआरएल से डाटा फैच करके इमेज शो करेगा। अब सबसे जो मेन फाइल है जिसमें हमने काम करना है वो है ये स्कीमास की, index.ts स्कीमा टाइप। अच्छा, एक तो तरीका है कि हम इसी के अंदर स्कीमास डिफाइन कर लें, एक है कि हम अलग से स्कीमास डिफाइन करें। मतलब एक है कि हम इसी के अंदर स्कीमा डिफाइन कर लें, और एक है कि अलग से स्कीमा डिफाइन करके उसको के अंदर लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटी माइक्रोसॉफ्ट समथिंग लाइक एज अ डेटाबेस, एज अ डेटाबेस हम लोग पढ़ेंगे। मैं प्लान करता हूँ कि नेक्स्ट वीक हम ना थोड़ा सा क्रड करेंगे, फिर आपको क्वेरीज उसके पढ़नी पड़ेंगे खुद से डेटाबेस की। वो वर्सल की ही यूज़ कर लेंगे, वो सबसे आसान है यूज। अच्छा, ये उन्होंने हमें दिया है नेक्स्ट जेएस, सॉरी सैनिटी की डॉक्स, कि हम अगर हमें स्कीमा बनाना है तो हम वो स्कीमा कैसे बनाएं। सबसे पहले तो हमें कन्फिग डिफाइन करना है। के लिए मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स डॉट, मैं प्रोडक्ट्स का स्कीमा बना रहा हूँ। चलिए, लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और और ये
ऐसी हमारी नज़र आती है PNB फाइल। और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कोर्स, सैनिटी, मास और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्कीमा यहाँ बना हुआ है, मैं ऐसी कोई कोड कॉस्ट, चूँकि मैं एक अलग फाइल में बना रहा हूँ इसलिए मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ही बनाऊँगा, इस एरे में मैं रखूँगा और ये ऑब्जेक्ट ये वाला कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर, इस चीज़ से बचने के लिए कोड कॉस्ट सैम्पल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू। अच्छा, अब जो मैं ये नेम दे रहा हूँ, ये नेम है टेबल का। ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैंने अपने डाटा स्टोर करना है, इस टेबल का नाम क्या हो? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, ये जो भी हम लोग नेम रखना। टाइटल क्या होगा? कोर्स, ये आ रहा है हमारे पास टाइटल। जो टाइटल लिखेंगे ना हम, वो है जो हमें डिस्प्ले करना है। टाइटल वो जो हमें डिस्प्ले करना है, और ये वो चीज़ है जिसके जब हम क्वेरी कर रहे हैं तो हमें ये नेम मेंशन करना है। टाइटल डिस्प्ले करने के लिए और क्वेरी करते वक्त या डाटा फेच करते वक्त जो हमें नाम देना है कि हमारे टेबल का नाम क्या है, वो ये नेम। टाइप डॉक्यूमेंट और फील्ड्स। फील्ड्स में हम वो कॉलम बनाएंगे या कॉलम डिफाइन करेंगे जो आ रहा है। अभी हम लोगों ने टेबल डिफाइन कर लिया, उस टेबल का नेम रखा है हम लोगों ने प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर कोई रो नहीं, कोई कॉलम नहीं। अब सबसे पहले मैं एक हेडर कॉलम या एक हेडर बनाने लगा हूँ, रो, जिसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये हमारे चीज़ हैं। या अच्छा, हर की के लिए करली ब्रैकेट लगा के ऑब्जेक्ट, अच्छा इसका भी एक नेम और एक टाइटल। जैसे ये टाइटल शो हो रहा है, सब टाइटल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये वो है जो शो हो रहा है। जब हमें गेट करना है डाटा तो फिर उसके लिए हम लोग ये नेम को लेके। अच्छा, अब टाइप क्या है हमारी, क्योंकि बहुत सारे डाटा टाइप्स है, नंबर है, स्ट्रिंग है, इमेज है, मीडिया है, एरे है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। अब अभी के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सैनिटी कौन कौन सी डाटा टाइप्स प्रोवाइड कर रहा है। स्कीमा टाइप्स एरे, ब्लॉक, बुलियन, डेट, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट, फाइल, जियो पॉइंट, इमेज, नंबर, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, स्लग, स्ट्रिंग, पेन और टेक्स्ट। अच्छा, चूंकि जो हमारा नेम है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, तो अब वो या स्ट्रिंग हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग और टेक्स्ट दो क्यों दिए? क्योंकि एबीसी लिखेंगे तब भी स्ट्रिंग है और टेक्स्ट में भी वही चीज़ें आ रही हैं। स्ट्रिंग का मतलब है कि शॉर्ट टेक्स्ट में, मेरा ख्याल 100 करेक्टर तक की इसकी लिमिट होती है बाय डिफॉल्ट। अगर हमें 100 करेक्टर तक का लिखना है तो वो स्ट्रिंग में आएगा। ये काम सेम डेटाबेस में भी है।
और अगर हमें उससे बड़ा कोई लिखना है, कोई फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन लिखनी है 5000 करेक्टर्स की, या कोई ब्लॉग लिखना है 5000 करेक्टर का, 10,000 करेक्टर का, वो आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट। अभी के लिए हम लोग ट्विंकल, मैं इसी प्रोडक्ट को इस स्कीमा में जाकर कॉन्स्ट प्रोडक्ट, अब हम जाते हैं अपने लोकल होस्ट पर, और हम लोगों ने कहाँ पर सेट किया था, स्लैश स्टूडियो। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किससे लॉगिन करना चाह रहे हो, चूज योर लॉगिन प्रोवाइडर। तो मेरा गिटहब के साथ लॉगिन है। जो हमने टेबल बनाया, का टाइटल हम लोगों ने रखा था प्रोडक्ट। तो टेबल का टाइटल हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ओपन किया है तो अब उसके अंदर नो डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई रो इम्प्लीमेंट नहीं की। करने के लिए प्लस क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट आ। अब इसे मैं फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ आसपास। इसी तरह अगर मुझे इसे और न्यू बनाना है और तो फ्लावर्स आ जाएगा। अगर इसे अपडेट करना है, यहाँ से अपडेट करके फ्लावर्स, अपडेट। अगर डिलीट करना है तो डिलीट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी अब हमने नहीं बनाई, अपडेट की, डिलीट की, ये बनी बनाई हमें मिली। ये बना बनाया बैकएंड हमें उन्होंने सर्व कर। अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए मैं सैनिटी के अंदर ही फोल्डर बनाता हूँ, डेटा के नाम से। यहाँ पर हम फैच कर, फैच कॉन्स्ट पोर्ट फैच प्रोडक्ट्स फेसिंग और ट्राई कैच और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल। अब ये क्लाइंट हमें कहाँ से मिलेगा, सैनिटी से। उसने बनाया हुआ है, क्लाइंट बनाया, क्रिएट क्लाइंट, उसको सारी की सारी आईडीज दे दी। क्लाइंट क्या काम कर रहा है, क्लाइंट हमें करके दे रहा है कि जो सैनिटी का प्रोजेक्ट हमारे सर्वर पे पड़ा, सैनिटी के सर्वर पे,
के साथ कनेक्शन बना के दे रहे हैं। कनेक्शन कैसे बना रहा है वो देख रहे हैं, एपीआई का वर्जन क्या है, डाटा सेट कौन सा है और प्रोजेक्ट आईडी क्या है। क्लाइंट डॉट फेच, मैं डाटा फेच करना चाह रहा हूँ। फेच क्या करना चाह रहा हूँ, फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब स्टैटिक का मतलब है कि एवरीथिंग। अब अगर मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ और फंक्शन यहीं पर अगर हम कॉल कर लें JSX fetch सर्वर साइड पर on is await get product data fetch dot fetch product, fetch products ये हम लोग fetch कर रहे हैं। और अगर जाएं fetching आ गया और क्या हमारे पास सारी चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ से फैच की। लैपटॉप वो भी हम कर रहे हैं, सारा करें। उसकी पूरी पूरी क्वेरीज हैं, ग्रॉक क्वेरी, तो हम उसी पे आ रहे हैं। ग्रॉक डायरेक्ट फॉर एवरीथिंग, ऑल डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग विद नो फिल्टर अप्लाइड, नो फिल्टर्स अप्लाइड। और उसके बाद अगर हमें कोई फिल्टर अप्लाई करना, पेज डॉट टी एस एक्स एच में है अभी क्योंकि हम स्टैटिक कर रहे थे। अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो स्क्वेयर ब्रैकेट लगा के अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स। अब डेटा फेच करना है तो एक मिनट, ये वाला नेम लिखना है और वहां शो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। शो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। और गेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट सी
डिवीजन में मतलब सैनिटी की तरफ से है कि अगर हमें डाटा चेक करना है। ये दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें, रेटेड एट का रेफरेंस, उसकी टाइप, उसकी आईडी, तो टाइटल जो हम लोगों ने दिया है और अपडेटेड है इसी तरह यहाँ। तो अब अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ गेट करनी है वो हमें मिलेगी। बिलियन और क्वेरी लगा, ग्रॉक क्वेरी टाइप के बाद करली ब्रैकेट और हमें वो नेम लिखना पड़ेगा जो जो हमें चाहिए। यहाँ पर चाहिए रिटर्न कर दूँ प्रोडक्ट्स और नेम, सही टाइटल आएगा। पेज पेज में सैनिटी जो हम लोगों ने, मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि हम ये काम कर कैसे रहे हैं, क्या हुआ है, क्योंकि कम्प्लेक्स हो गया है और ये हो जाता है तभी तो फिर ये रिप्लेस नहीं करती, रह जाती। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट की, npm क्रिएट एट द रेट सैनिटी लेटेस्ट। ये वाली कमांड एग्जीक्यूट की। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद उसने मुझसे कुछ चीज़ें सेटिंग की और मुझसे पूछा कि न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, किसी ओल्ड प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। जब न्यू बनाना है तो प्रोजेक्ट टू यूज़, मैंने कहा कि न्यू प्रोजेक्ट। तो उसने कहा कि अपने प्रोजेक्ट आपने सिंपल बनाना है या प्री डिफाइंड हम ब्लॉक का बना बनाया आपको प्रोजेक्ट बना के दें कि वो आपने सेटअप करना है। मैं कहा भाई मैं न्यू बनाना है, तो वो मैंने न्यू बनाया, नाम बैच 60, डाटा सेट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन, यस। अच्छा, क्रिएटिंग डाटा सेट, उसने डाटा सेट बना दिया। फिर उसने पूछा कि आप नेक्स्ट जेएस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करना चाह रहे हो या मैनुअली। मैनुअली भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला भी कर सकते हैं, अभी ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैनुअली ज़रा आसान हो जाता है, काम आसान कर दो, एरर आने के चांसेस नियर टू जीरो होते हैं। फिर उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट और स्टूडियो, सैनिटी स्टूडियो एम्बेड करना है या नहीं। सैनिटी स्टूडियो क्या है, अगर हम लोग जाएं विजन, ये है स्टूडियो, कि क्या हमें ये वाली चीज़ रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, कि हम वहाँ पर टेस्टिंग कर लें। अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं क्वेरी लिखता हूँ टाइटल कॉमा
created at, वो मुझे दो दो ला के दे। तो अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो मैं बार बार अपने एप्लीकेशन के साथ ना टेस्ट करूँ, एक दफ़ा टेस्ट करूँ, अच्छा ये डाटा मुझे रिक्वायर्ड है, क्वेरी से ये वाली क्वेरी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर। फिर ऐसे है ना कि वेबसाइट में ऐसे कि पहले मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं ब्राउज़र पे जाकर उसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा चेक करके वो ले आऊँ। तो इस चीज़ को सैनिटी स्टूडियो के पूछ रहे कि आपने इम्बेड करना है या नहीं करना। कहना जी इम्बेड कर दो। वट राउट डू यू वांट टू यूज़ स्टूडियो, जो स्टूडियो आप लोगों ने इम्बेड किया है या जो डैशबोर्ड आप लोग चाह रहे हो वो कहाँ पर करना। बाज़ औक़ात हम लोग स्लैश डैशबोर्ड पे स्लैश एडमिन पे करते हैं, लेकिन चूंकि स्लैश एडमिन वाला राउट हम लोगों ने पहले ही यूज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने स्लैश स्टूडियो कर दिया। फिर उसने कहा कि जी क्लीन, मैं कहा क्लीन कोई प्रीवियस नहीं। फिर उसने पूछा कि जो आपकी ENV लोकल फाइल है आप उसके अंदर डाटा सेट की कीज़ रखना चाहते हो या नहीं, मैं कहा उसी में रख दो ENV ने रखी। और तो उसने पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया। पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद डिफरेंट फाइल्स हम लोगों ने देखी, उनका जो काम था वो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, लेकिन जो मेन काम था वो था स्कीमा टाइप्स इंडेक्स डॉट। अब इसमें एक तो है कि मैं इस एरे में आकर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्कीमा डिफाइन करना शुरू कर दूं, लेकिन वो कोड बहुत मैसी हो जाना था। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक वेरिएबल में स्कीमा स्टोर किया और वो वेरिएबल एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट करके तो यूज़ कर। अच्छा जी, स्कीमा बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, सबसे पहले नेम, नेम ऑफ टेबल, इस टेबल में हम लोग अपना डाटा स्टोर करवाएं। फिर उसके बाद उस टेबल का टाइटल क्या होगा जो हमारे वहाँ पर शो होगा डैशबोर्ड पर, क्योंकि अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स नेम रखा है, नॉर्मली जब हम लोग नेम रखते हैं तो लोअर केस में ही नेम रखते हैं और इसमें स्पेस नहीं देते। तो हम लोग अगर मैंने रखा है ना कि न्यू प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स न्यू, तो इस तरह से रखूँगा। तो इस तरह का हम लोग डाटा स्क्रीन पे शो नहीं करवाते, वहाँ पर तो हम नॉर्मल इंग्लिश लाइक शो करवाते हैं। वो शो करवाने के लिए टाइटल, और उसके बाद टाइप उसको बता दी कि ये डॉक्यूमेंट है, और फील्ड में सब बता दिया कि ये फील्ड है। अब एक और फील्ड हम लोग बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल काउंट इतने इतने और 40, उसमें नंबर डाटा टाइप ले लेंगे। नंबर डाटा टाइप को एग्जिस्ट करती है या नहीं वो भी यहाँ से नंबर। अब नंबर के ऊपर मैं गया, क्लिक किया, तो उसने मुझे के सारे ऑप्शन जो मौजूद हैं वो बता दिए कि इनपुट कैसे लेनी है, टाइटल, नेम और टाइप। ये करके आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ये वाली वैलिडेशन मौजूद हैं। लिस्ट में लगा सकते हैं, लेआउट में, और ये वैलिडेशन मौजूद। और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसे फैच करना था, सर्वर साइड पे फैच करना है। तो पेज डॉट टी एस एक्स, सॉरी पेज वाला जो फंक्शन है उसके बाहर हम लोगों ने वो फंक्शन बनाना है डाटा फैच करने के लिए। तो मैंने उसके बाहर बनाया, एक अलग फाइल में बना दिया। जितने सैनिटी के हैं वो हम नॉर्मली एक ही फाइल में बना देते हैं। अच्छा, वो मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने क्वेरी लिख दी, सारे डाटा में से जितना भी डाटा है टेबल वाला, सॉरी प्रोडक्ट्स का जो टेबल है वो सर्च करो, उसमें से टाइटल फैच कर दो बस। और अगर मैं यहाँ पर टाइटल रिमूव कर दूंगा तो वो जो 6 कीज, जो 5 एक्स्ट्रा मेटा डाटा वो ऐड कर रहे हैं, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, इसकी आईडी और वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दो। और बाद में मैंने उसे कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। ये मैंने उसे कंसोल पे प्रिंट करवा लिया और ये मेरे पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि CMS
है क्या, क्यों यूज़ किया है, और कब यूज़ करना है। और एक और आपको वो एक आगे दे रहे हैं, पर एक और स्ट्रक्चर नाम बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। पहले मैंने दोबारा से कैसे काम, तो मेरे लिए मेरे तो ऐसे प्रेफर करूँ मैं खुद कुछ करूँ तो। और अगर मैं क्लाइंट साइड तक उसके अल्टरनेट वर्डप्रेस, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको आगे इसकी जगह वेब फ्लो या वर्डप्रेस क्यों नहीं। तो इसका आंसर इसी के नाम में है कि ये एक हेडलेस सीएमएस। अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन नेक्स्ट.जेएस में बनी हुई है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के बाद में जाकर लगा कि भाई अब हमारी एप्लीकेशन इतनी स्केल कर गई है कि इसको थोड़ा डायनामिक करें और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करें, वहाँ पर जाके हम ये यूज़, आपकी एप्लीकेशन चलती आ रही है किसी एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, तो अब ये नहीं करोगे कि मैं नेक्स्ट.जेएस छोड़ के वर्डप्रेस पे चला, सिर्फ एक सीएमएस सेंटर, वहाँ पर जाके हम लोग हेडलेस सीएमएस। हाँ बेसिक लेवल पे तो कम्प्लेक्स ही कर हम लोग, बेसिक लेवल पे तो हम हार्ड कोड ही कर देते हैं। बेसिक लेवल पे तो हम कस्टम डैशबोर्ड भी नहीं बना के देते हैं ना। अगर हम लोग जैसे पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग ये नहीं डालते, उसमें डालेंगे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं या जो अपने एप्लीकेशन बना के क्लाइंट को दें, ताकि वो यहाँ से ऐड करते जाओ वहाँ डिस्प्ले करते जाओ। क्या चीज़, वर्डप्रेस का यही तो नुकसान है, वो कहता है कि फ्रंट एंड भी हमारा बैक एंड भी हमारा। कोई नहीं दे रहा आप उसको। अच्छा इसी तरह शॉपिफाई भी हेडलेस सीएमएस, वो भी नेक्स्ट के साथ अटैच हो जाता है। वो हम शॉपिफाई लॉगिंग, तो यही तो मेन, अब अगर आपने कुछ कहा, ये ऐसी जगह फिक्स फिट हो रहा है जहां पर आप किसी एक ब्रांड को बना के दे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यूएस मार्केट में जो काम कर रही है ग्राफिक डिजाइनिंग, अब उसे अपने एक प्रॉपर बनाना है पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बनाना है। अब चूंकि वो ग्राफिक डिजाइनर है तो उन्हें वेबसाइट की कोडिंग नहीं आती, वहां पर फिर हम उनको ये बना के देते कि उनकी प्रॉपर, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर उससे बेहतर जल्दी बाकी का हमारा तो ये साइट को आगे दें रिक्वायरमेंट फिर बना, लेकिन नॉर्मली जो क्लाइंट्स को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फास्टर, नहीं ये बहुत बड़े क्लाइंट है जो हमें प्रॉब्लम बताते हैं। जो नॉर्मल क्लाइंट आता है ना, वो अपनी फिक्स टेक्नोलॉजी लेके आता है। ये या पाकिस्तान के क्लाइंट आपको कहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दो, और अगर उसके बाद में तो वो फिर बड़े क्लाइंट वो आपको कंसल्टेंसी देते हैं
कि भाई आप आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें देखो कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं।